हाय फ्रेंड्स, लीडर माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो एक राजपूत वंश है। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और किस तरह से राजपूतों का वंश शुरू होता है। एक समय है 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी, जो पूर्व मध्यकाल से पहले का काल है। मतलब मध्यकाल के से पहले का काल है, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा गया। किस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन होता है। बार बार हुड़ों को आक्रमण होने और आंतरिक विघटन और पारस्परिक मतभेद की वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और छोटे छोटे राज्य अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, जैसे गुजरात के चालुक्य वंश, मध्य भारत के कलचुरी वंश, जेजाक के चंदेल वंश, मालवा के परमार वंश और शाकंभरी के चौहान वंश। ये सब अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं और अपना अपना राज्य चलाने लगते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही पाटलिपुत्र का भी पतन हो जाता है और पाटलिपुत्र का जगह जो लेता है वो होता है कन्नौज। एक नए राजनीतिक केंद्र का उदय हुआ कन्नौज। अब इसी पर सब युद्ध शुरू होता है। इसी पर त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होता है। इस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजपूत वंश थे। इसलिए इस युग को राजपूतन युग भी कहा गया। है। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर विशिष्ट के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए मानते हैं। आबू पर्वत वही माउंट आबू पर्वत है। देखिए, कुछ विद्वान का मानना है कि ये राजपूत जो थे, ये विशिष्ट मुनि के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। ठीक, ऐसा लिखा है चंद्रबरदाई के पुस्तक पृथ्वीराज रासो। एक चंद्रबरदाई का पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ठीक, उसमें ऐसा लिखा गया है। और वो राजपूत कौन कौन थे जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए? वो थे प्रतिहार, चालुक, चौहान और परमार वंश। इनको माना जाता है कि ये विशिष्ट मुनि के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। और कुछ का मानना है कि प्रतिहार जो थे भगवान लक्ष्मण के वंशज थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रतिहार जो थे भगवान लक्ष्मण के वंशज थे। अग्निकुंड के राजपूतों में सबसे शक्तिशाली जो राजपूत था वो प्रतिहार वंश था। अग्निकुंड के राजपूतों में, अग्निकुंड का राजपूत कौन? ये प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार। तो इनमें से जो सबसे शक्तिशाली था वो था प्रतिहार वंश। इन्हें गुर्जरों की सहायक शाखा से संबंधित होने के कारण गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। अच्छा, गुर्जर कौन थे? गुर्जर जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में स्थित थे, उन्हें गुर्जर कहा जाता था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एहोल अभिलेख से, जिससे गुर्जर जाति का सर्वप्रथम पहली बार यह साक्ष्य यहीं से मिला है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रतिहार वंश के शासन का। तो जो पहला शासक होता है, जिसे वास्तविक शासक कहा जाता है, वो नागभट्ट प्रथम है। हालांकि ये बात अलग है कि हरिचंद ने प्रतिहार वंश का स्थापना किया, लेकिन जो पहला शासक आया, वास्तविक शासक, वो नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख है, उसमें उल्लेख है कि 738 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। एक ग्वालियर अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि 738 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। इसके नागभट्ट के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है वत्सराज। कहीं कहीं वत्सराज को भी वास्तविक शासक माना गया है प्रतिहार वंश का। इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज पाल शासक धर्मराज को पराजित किया था। लेकिन जब इसने धर्मराज को पराजित किया तो एक राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उसने इस पे आक्रमण करके इसको वत्सराज को पराजित कर दिया। वत्सराज किसको पराजित किया? पाल शासक को। अब पराजित किससे हुआ? राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। यह त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला प्रतिहार वंश का पहला शासक था। धर्मपाल जो था त्रिपक्षी संघर्ष 3 शासकों के बीच हुआ था। एक पाल वंश थे, दूसरा राष्ट्रकूट और एक प्रतिहार वंश। ठीक, तो प्रतिहार वंश के तरफ से पहली बार जिसने भाग लिया था वो था वत्सराज। ठीक, और पाल वंश की तरफ से और राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव ने पहली बार भाग लिया था। यहीं से त्रिपक्षी संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक, तीसरा शासक जो आता है नागभट्ट द्वितीय। पहला नागभट्ट प्रथम, दूसरा वत्सराज, तीसरा शासक नागभट्ट द्वितीय। यह वत्सराज का पुत्र था। इसने किसी तरह से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई।
राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया था। फिर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसको पराजित किया। अरे यहाँ पर एक राष्ट्रकूट शासक ध्रुव किसको, वत्सराज को पराजित किया। ये राष्ट्रकूट जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, बार बार पराजित करते थे। ठीक, तो प्रत्यार वंश के दो शासकों को राष्ट्रकूटों ने पराजित किया, एक वत्सराज और दूसरा नागभट्ट द्वितीय को। अगला जो शासक हुआ मिहिर भोज प्रथम, चौथा जो शासक है मिहिर भोज प्रथम। इस वंश का यह सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। यह पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। इसने पाल वंश पर भी आक्रमण किया लेकिन देवपाल से पराजित हो गया, और राष्ट्रकूटों पर भी आक्रमण किया लेकिन फिर ध्रुव से भी पराजित हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्यार वंश बार बार राष्ट्रकूटों से पराजित होते हैं। वत्सराज भी पराजित हुआ, नागभट्ट भी पराजित हुआ और मिहिरभोज भी पराजित हो गया। किससे? राष्ट्रकूटों से। बाद में उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया था। बाद में इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को किसी तरह से पराजित किया। मिहिरभोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मिहिरभोज वैष्णव धर्म का उपासक था। इसकी उपाधि जो है आदिवराह और प्रभास, इसकी उपाधि है। इसके द्वारा चलाए गए द्रम सिक्कों पर आधारित है। इसने एक सिक्का चलाया था द्रम, ठीक है, उस सिक्कों पर उल्लेखित है कि इसकी उपाधि जो थी आदिवराह और प्रभास थी। आगे देखते हैं। अगला शासक जो होता है महेंद्रपाल। यह मिहिरभोज का प्रथम पुत्र था। मिहिरभोज का प्रथम पुत्र, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। महेंद्रपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को इसने पराजित किया था। किसने पराजित किया? महेंद्रपाल। और इसके पहले जो थे प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज, नागभट्ट, ये लोग पराजित होते थे, लेकिन महेंद्रपाल ने इंद्र तृतीय को पराजित किया। इसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से खूब वृद्धि हुई। इसके समय में राजनीतिक में भी और संस्कृति में भी खूब वृद्धि हुई। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ठीक है, बाल महाभारत, ठीक, ये बाल महाभारत है, बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, हरविलास नामक पुस्तकों की रचना किए थे। कौन? राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिसमें से कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, महाभारत, भुवन कोश, हरिविलास, ठीक, इन सभी पुस्तकों का रचना किया इन्होंने। महेंद्रपाल की जो उपाधि थी परम भट्टारक और महाधिराज और परमेश्वर, ये महेंद्रपाल की उपाधि थी। इसके बाद जो अगला शासक आता है महिपाल। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 में गुजरात में आया था। अल मसूदी जो है बगदाद का निवासी था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया? महिपाल के शासनकाल में आया। इसका शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल रहा। राजशेखर ने इसे आर्यवर्त का महाधिराज कहा। राजशेखर कौन थे? महेंद्रपाल के दरबार में थे, तो इनके भी दरबार में रहे। इन्होंने महिपाल को आर्यवर्त का महाधिराज कहा। आगे देखते हैं। इंद्र तृतीय ने इसे पूरी तरह से पराजित किया। इंद्र तृतीय जो यहाँ पराजित हो गया था महेंद्रपाल से, उसने महिपाल को, ठीक है, महिपाल को, ये भी इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था, महिपाल को बहुत बुरी तरह से पराजित किया तथा राजधानी कन्नौज को भी लूटा। इसने यह काम किया कि महिपाल को पराजित किया और राजधानी कन्नौज को भी लूटा। इस पराजय के बाद इस वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि महेंद्रपाल ही सबसे शक्तिशाली शासक था। अब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का विघटन किस तरह से शुरू हो गया। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवालय, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और विजयालय पाल जैसे कई कमजोर शासकों का समय साम्राज्य का विघटन और भी तेजी से बढ़ गया। महिपाल के बाद जो शासक आए वो छोटे छोटे राजा रहे थोड़े थोड़े समय के लिए। ठीक है, इनके समय में और ज़्यादा तेजी से विघटन शुरू हो जाता है और लास्ट में क्या होता है? 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया। ठीक, उत्तरी भारत पर आक्रमण करके जब प्रतिहार राजा को पराजित कर देता है, तो इसके बाद जो प्रतिहार वंश का साम्राज्य का विघटन जो है और तेजी से बढ़ जाता है। जिन राज्यों का एकीकरण करके प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना हुआ था, केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे।
जिन राज्यों पर अधिकार करके साम्राज्य को बनाया गया था, अब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो उस पर नियंत्रण लोग खोने लगे। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और खुद को शासक साबित करने लगे। अब आगे देखते 1018 ईस्वी में क्या हुआ। महमूद गजनवी ने 1018 में महमूद गजनवी आक्रमण किया। ठीक, 1018 में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को बिना हराए ही उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि राज्यपाल जो है उसकी सेना को देखकर भाग गया, बिना युद्ध किए ही भाग गया। ठीक है, राज्यपाल राज्य छोड़ के भाग गया। तभी चंदेल शासक विद्याधर ने एक योजना बनाकर राज्यपाल की हत्या कर दी। जब राज्यपाल भाग गया तो उसको बहुत बुरा लगा। किसको? चंदेल शासक विद्याधर को। इसने एक योजना बनाई और राज्यपाल को किसी तरह से पकड़ा और उसका हत्या करवा दिया। दोस्तों बता दें, ये विद्यासागर जो है इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने ही गजनवी को, महमूद गजनवी का टक्कर दिया था। बहुत समय मतलब बहुत भीषण युद्ध हुआ इन लोगों में और लास्ट में क्या होता है, निर्णायक संधि हो जाता है। महमूद गजनवी भी समझ जाता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो भी संधि कर लेता है कि भाई तुम अपने रास्ते हो अपने रास्ते। और महमूद गजनवी इसकी वीरता से खुश होकर इसको कुछ किला भी इनाम में देता है। ठीक, चलिए इसको तो आगे हम पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं। आगे, राज्यपाल के भागते ही शासन उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के हाथों में आ गई। राज्यपाल के भागते ही शासन उसके पुत्र त्रिलोचन के हाथ में आ गए, लेकिन 1019 ईस्वी में गजनवी ने उसको भी हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत का भरपूर रक्षा किया। प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के समय भारत का भरपूर रक्षा किया और लास्ट में इस वंश का अंतिम शासक जो था यशपाल था। और उसका क्या हुआ, जो त्रिकोणी संघर्ष चल रहा था उसमें लास्ट में प्रतिहार वंश का ही जीत होता है, जिसमें राष्ट्रकूट हार जाता है और पाल वंश भी हार जाता है। लास्ट में प्रतिहार वंशों का जीत होता है, सफलता मिलती है। बस दोस्तों, आज गुर्जर प्रतिहार वंश का चैप्टर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को।